नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 2002 में गुजरात के गोदारा में हुई एक बेहद ही संवेदनशील और विवादित घटना है उसकी पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं कि जिससे गोदारा कांड कहा जाता है। आखिर ये कांड क्यों हुआ था, इसके पीछे किसका हाथ था। यह घटना भारत का जो हमारा इतिहास है उसका एक ऐसा काला पड़ाव है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। इसमें बदला भी उन लोगों से लिया गया था जो गोदारा से 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। इसमें असल दिक्कत तो जब हुई जब तहलका मैगजीन ने स्टिंग ऑपरेशन की जो नई वीडियो है वो रिलीज की, जिसमें 14 लोगों को बेकरी के अंदर जिंदा जला दिया गया था। और जैसे ही ट्रेन रुकती है, पहले से 2000 लोग इंतजार कर रहे थे, वो घात लगाए हुए बैठे थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि दोनों रिपोर्ट अपनी अपनी पार्टियों को फेवर कर रही है। पूरी ट्रेन के अंदर कर सेवक थे और कर सेवकों को ही निशाना बनाया गया था। S5 और S6 को ही क्यों अटैक किया गया था? दरअसल 2002 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर मूवी आई थी जो विवादों में थी। उसको 9-10 साल हो गए थे और इस विवाद में भारत में हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है किसी ना किसी तरीके से जुटे हुए थे। ऐसे ही एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, विश्व हिंदू परिषद। उन्होंने अयोध्या के अंदर फरवरी 2002 में 100 दिनों का पूर्ण आहुति यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ में पूरे भारत के कोने कोने से लोग आ रहे थे। जो लोग वहां पे आ रहे थे उनको कर सेवक कहा जाता था। कर का मतलब होता है हाथ और सेवक का मतलब होता है सेवा करने वाला, यानी जो लोग अपनी अपनी इच्छा से वहां आकर सेवा करना चाहता है तो वह वहां जाकर के सेवा कर सकता है। 22 फरवरी को अहमदाबाद से एक कर सेवक की ट्रेन अयोध्या पहुंचती है। वो वहां पे सेवा करने के लिए जाते हैं, अपना हाथ जुटाने के लिए जाते हैं, पूर्ण आहुति यज्ञ के लिए वहां पहुंचते हैं। 26 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस से वो वापस अहमदाबाद आना चाहते थे, यानी अलग अलग राज्यों से जो लोग आए थे वो 26 फरवरी को अलग अलग राज्यों में वापस जाते हैं। ऐसे ही गुजरात के कर सेवक हैं, वो भी वापस जाने की तैयारी करते हैं। 26 फरवरी को ट्रेन की कैपेसिटी लगभग 1100 लोगों की थी और उसमें करीब 2000 लोग सवार हो जाते हैं। उनमें से करीब 1700 लोग तो सिर्फ और सिर्फ कर सेवक थे और सारे कर सेवक एक ही जगह यज्ञ में शामिल होकर वापस अपने अपने घर जा रहे थे। जिसमें कोच हैं, एक तो है S5 और S6। इसमें सबसे ज्यादा कर सेवक थे। दो कोच में जो हुआ आगे चलकर ये आंदोलन का कारण बन जाता है। इस ट्रेन में 4 बजे इसे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन लेट हो जाती है और 6:30 बजे गोदारा से पहले एक जगह पड़ती है दाहोद, वहां तक ही पहुंच पाती। उसके बाद ट्रेन गोदारा पहुंचती है और थोड़ी देर के लिए वहां पे रुकती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, लोग उतरते हैं, अपने अपने सामान, जो खाने पीने की चीजें, जरूरत की चीजें, वो खरीदते हैं और वापस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन गोदारा स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ती है, ट्रेन की चेन खींची जाती है और जैसे ही ट्रेन रुकती है, 2000 लोग वहां पे इंतजार कर रहे थे, पहले से घात लगाए हुए बैठे थे, उस ट्रेन का पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने S5 और S6 को टारगेट किया, इस पर पत्थर फेंके। जो घरेलू हथियार थे, घर में काम आने वाले हथियार थे, उनसे हमला करना स्टार्ट कर दिया। दोनों कोच के गेट और विंडोज है, ये कर सेवक ये बंद कर लेते हैं। इसमें आग लगा दी जाती है, यानी अंदर जो कपड़े होते हैं उन पे केरोसिन, पेट्रोल ये डाल डालकर अंदर फेंका जाता है। और जैसे ही ये आग उस ट्रेन के अंदर लग जाती है और उसके अंदर जो कर सेवक थे उनमें से 59 लोगों की मौत हो जाती है। फायर ब्रिगेड आती है, उस वक्त 59 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 22 मेल, 27 फीमेल, 10 छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं। इसके बाद ट्रेन जली हुई बॉडी को लेकर के अहमदाबाद पहुंचती है और अभी भी लोगों को ये न्यूज में पता चल रहा था कि S5 और S6 में आग लगी हुई है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आग लगी कैसे। VHP की जो लीडर है, इन बॉडी को खुली गाड़ी में रखकर बीच शहर से निकालकर VHP के कार्यालय में पहुंचाया और वहां से दंगा स्टार्ट होता है। इनको जब भी शहर से निकाला गया तो लाइव टेलीकास्ट भी हुआ, काफी नारे भी लगे और बॉडी को देखकर अहमदाबाद पूरा आश्चर्यचकित हो गया। तब लोगों को पता चला कि आखिर हुआ क्या है। ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो VHP लीडर हैं, इन्होंने बॉडी को 16 हॉस्पिटल पहुंचाया
और उनकी जो बॉडी है इनको देखकर जितने भी हिंदू संगठन थे, जैसे बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, और भी हैं इनके लीडर हैं, ये काफी गुस्से में आ जाते हैं और 16 हॉस्पिटल है उसके पास सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जो पीसीआर वेन है इनको इन्फॉर्म किया जाता है, कंट्रोल रूम में ये फोन करते हैं कि हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। जिस तरह बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं, इसके बाद जो हॉस्पिटल वाले हैं वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी करते हैं, शमशान तक अलग अलग रास्तों से जो वो लाशें हैं उनको ले जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। जिन जिन एरिया से वो डेड बॉडी निकल रही थी वहां नारे लगाए जा रहे थे, लोग सड़कों पर आ रहे थे। बात इतनी हद से आगे बढ़ चुकी थी कि लोगों में मारपीट मच गई थी। रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए लाइव टेलीकास्ट भी कर दिया, जिससे दंगे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लाइव टेलीकास्ट को देखकर दंगे कर रहे थे उनको ये और आसानी हो रही थी कि कौन से इलाके हैं जहां पर पुलिस नहीं है। सब कुछ लाइव करने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन है वो पूरे गुजरात में फैल जाती है। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, गोदारा, हर जगह दंगे फैल जाते हैं। बताया जाता है कि इसमें 790 मुस्लिम, 254 हिंदू लोगों की मौत हो चुकी थी। 27 को जगह जगह दंगे हो रहे थे, लेकिन 28 को बात बिल्कुल हाथ से निकल जाती है। दरअसल जमलपुर में, अहमदाबाद में एक गुलबर्ग सोसाइटी है जहां मुस्लिम लोग ज्यादा निवास करते हैं। इसी सोसाइटी के अंदर कांग्रेस के एक ईसान जाफरी है, वो भी रहते थे। इस सोसाइटी में 29 बंगलो थे, 10 अपार्टमेंट थे जिनमें बिजनेसमैन, फैमिली वाले और कई रईस लोग रहते थे। 28 फरवरी को 9 बजे सुबह भीड़ इकट्ठी होती है, नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। वहां इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको वो लोग देख करके घबरा जाते हैं और पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसके बाद लोग कांग्रेस के जो एमपी हैं ईशान, इनके घर पहुंचते हैं और मदद के लिए बोलते हैं। वो भी पुलिस को फोन करते हैं, चीफ ऑफ पुलिस है उनको फोन करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को फोन करते हैं, कोई भी उनकी मदद के लिए वहां पे नहीं आता। वो लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो वो दंगाई है सोसाइटी के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, लाइन से घरों में आग लगाना स्टार्ट करते हैं, तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो एहसान है इनके घर पे भी, एहसान जो कांग्रेस के एमपी थे, इनके ऊपर भी हमला किया जाता है। उनके समेत 59 लोगों की मौत हो जाती है, उनको जान गंवानी पड़ती है। 18 घर पूरी तरीके से जल जाते हैं। अक्टूबर 2007 है, वहां आज तक न्यूज चैनल ने तहलका न्यूज चैनल के ऑपरेशन में फोटो दी थी, उन्हें पब्लिक कर दिया था। 14 वीएचपी और बजरंग दल एक्टिवेशन थे। इन्होंने रूलिंग गवर्नमेंट के एमएलए और डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे उन्होंने वहां किया था, इसके बाद वहां कैसे दंगा भड़काया था, लोगों को कैसे मारा था। उनके साथ ये दंगाई है, इनको और ज्यादा भड़काने में, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने में कैसे क्या क्या किया था, ये सारी चीजें उसमें सामने आ जाती है। इसके बाद जो एसआईटी की टीम है वो बैठती है, 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और इसी दिन गुजरात दंगों की सबसे बड़ी घटना गुजरात के अहमदाबाद के नरोदा गांव है, इसमें होती है। ये पूरे 10 घंटे चलती है और इस घटना के अंदर सबसे ज्यादा मौत होती है। और इस दिन गुजरात बंद रहता है पूरी तरीके से, वहां का माहौल देख करके लगभग 5,000 लोगों की भीड़ बदला लेने के लिए अटैक करती है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रॉपर प्लानिंग की गई हो पहले से, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो। ये 9 बजे मॉर्निंग का समय रहता है, अटैक करती है वहां पे जाकर के लोगों के साथ मार धाड़ करते हैं। एलपीजी सिलेंडर उनसे आग लगाई जाती है, लोगों के घरों से निकाल निकाल कर उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें मार देते हैं। भीड़ के पास इतने हथियार कहाँ से आ रहे थे, ये आज तक एक रहस्य है कि आखिर इन दंगों को भड़का कौन रहा है, इनको हथियार कौन दे रहा है। घर जला दिया जाता है, औरतों के साथ असोल्ट हुए। 10 घंटे में 97 लोगों को जान गंवानी पड़ी, सॉरी, लेकिन ये जान गंवानी पड़ी 97 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा इससे भी कई ज्यादा था। ये तो सिर्फ बताया जा रहा है कि 97 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड बाबू बजरंगी था। इसका स्टीम ऑपरेशन तहलका करता है और वीडियो पब्लिक कर देता है कि कैसे उसने नरोदा पटाया में लोगों को मारा। ये भी क्लेम करता है कि गवर्नमेंट ने उसको पूरा सपोर्ट किया था इसमें, और पुलिस ने भी सपोर्ट किया था। उन्होंने पुलिस को भी ये कहा था कि बॉडी बहुत ज्यादा हो चुकी है,
लाशें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, उनको मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। आप बॉडी है, जो लाशें हैं, उनको अलग अलग कर दो। आगे चलकर बाबू बजरंगी को उम्र कैद होती है, लेकिन जो बोल रहा था कोर्ट में सिर्फ कंफर्म नहीं हो पाया, कोर्ट में सिर्फ थोड़ियां चली, वहां पे कुछ दिखाए नहीं गए। इसमें एक माया कोटदानी है, इसको भी 18 साल की सजा सुनाई गई थी। इस पूरे जो इवेंट है इसकी ऑर्गेनाइजेशन कराने के लिए इसका नाम सामने आया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो माया कोटदानी है, ये भारी वोटों से जीतकर सामने भी आती है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया था, लेकिन इस केस के चलते इनको अपनी पोजीशन है वो छोड़नी पड़ी। 1 मार्च को हनुमान वडोदरी है, वहां पे एक बेकरी है, वहां पे 14 लोग छिपे हुए थे इन दंगाइयों की वजह से, जिनमें 11 मुस्लिम थे और लगभग 3 लोग हैं वो हिंदू थे। बेकरी में वहां पे काम करते थे और वहीं पे छुप जाते हैं। करीब रात 8 बजे इन दंगाइयों को पता चलता है कि यहाँ पे 14 लोग छिपे हुए हैं। उनको बेकरी में जिंदा जला दिया जाता है, अंदर जाकर के उन पे तेल छिड़का जाता है और जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है। बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन आज तक सबूत न होने की वजह से किसी को भी सजा नहीं मिल पाई है। जब पूरी रिसर्च इस पे रिसर्च होती है तो गवर्नमेंट पर क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन भीड़ है वो काबू नहीं हो पा रही थी। इसने जो गवर्नमेंट है वो ये भी कहती है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है, अपोजिशन की सरकार है, वहां से पुलिस फोर्स बुलाने के लिए लेटर डाले गए हैं, लेकिन अपोजिशन ने कोई भी मदद नहीं की। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 27 को ही गोदारा पहुंचकर एसआईटी बिठा दी थी, कर्फ्यू भी लगा दिया था ताकि आगे बात ना बढ़े। इससे ये भी कहा गया था कि उसी समय गुजरात के 400 गांवों में से लगभग 6000 हज यात्री हज की यात्रा करके वो वापस आ रहे थे। गुजरात सरकार ने उनकी पूरी सिक्योरिटी के साथ घर पहुंचाया। बात यह है कि सरकार ने इतना सब कुछ किया, फिर सरकार पर इतने सवाल क्यों है? वाजपेयी जी ने वाजपेयी जी को लेकर अपोजिशन तक ये क्यों उठाया सवाल? राजधर्म का पालन नहीं किया गया। गवर्नमेंट के पीछे ब्लेम किया जा रहा है कि इसका कोई रीजन है। दरअसल एक संजीव भट्ट है जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने 2002 के दंगों के टाइम उन्होंने कोर्ट के जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट है इसमें ये कहा था कि इनको इंफॉर्मेशन आने लगी थी पीसीआर से, माहौल खराब होने वाला है, कार सेवकों को जो बॉडी है इनको शहर से बाहर नहीं निकालनी चाहिए। जगह जगह से पुलिस रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि इनके हिसाब से शाम को गवर्नमेंट ने मीटिंग की थी और पुलिस के चीफ ब्यूरो कैडेट्स हैं, इन सबको समझाया गया था कि ये सब एक्शन का रिएक्शन है, 2-3 दिन तक ऐसे ही रहेगा, 2-3 दिन बाद मामला शांत हो जाएगा, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इन्हें बताई जाती हैं। नवंबर 2007 में आउटलुक मैगजीन की रिपोर्ट में गुजरात के होम मिनिस्टर थे हरर पांड्या, उन्होंने कहा था कि जो 27 फरवरी की रात उस मीटिंग में वो भी थे जहां गवर्नमेंट ने उनको बीच में ना पढ़ने को कह रही थी। आगे चलकर किसी ने इनका मर्डर कर दिया। आखिर ये मर्डर किसने किया आज तक पता नहीं चला। गुजरात के दंगों की जांच के लिए जो टीम बनाई गई थी, एसआईटी गठित की गई थी, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। इसकी जांच के लिए सरकार ने एक टीम बनाई थी, नानावटी कमेटी, जिसको गुजरात के दंगे और गोदारा कांड दोनों की एक साथ जांच के लिए भी कहा गया था। लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे नानावटी। जब सिख दंगे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको जज किया था। उस टाइम इनकी बहुत चर्चा हुई थी। आखिर ये चर्चाओं में क्यों आए? क्योंकि इन्होंने जो फॉरनर पीएम थे नरसिम्हा राव, उनको पूछताछ के लिए बुलवा लिया था, यानी इतनी ताकत थी इनके अंदर। लेकिन जब गुजरात के दंगों की बात आई तो इन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटी की किसी भी सहमति में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, सबको क्लीन चिट दे दी। इस पर गवर्नमेंट पर काफी सवाल उठे, अपने अपने करीबियों को पूछताछ के लिए रखा है। ये सारे मामले भी जब सामने आते हैं, अदालतों में कई आरोपियों को दोषी भी ठहराया गया तो कई को बरी भी किया गया। यह मामला बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, जहां आज तक सुनवाई जारी है इसकी। यह इतिहास का हमें ये सिखाता है कि हमें धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारा कितना आवश्यक है। हिंदू और दोषपूर्ण समाज में
कोई भला नहीं होता है। यह कांड हमारे देश के इतिहास का एक दुखद अध्याय है, हमें शांति और सहिष्णुता, भाईचारा का संदेश देता है। दोस्तों, हमें इतिहास से सीख लेकर अपने समाज को बेहतर और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।